हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम आपको क्लास 10 का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 8 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 7 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इसके पार्ट 7 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको हिंदी क्रैश कोर्स में टोटल 16 क्लास कराएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए इसमें देर न करते हुए पार्ट 8 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज्ञा का पूरा नाम है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो क्वेश्चन आपको सही लगता है, जो आंसर आपको सही लगता है, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए। और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है हम आपको वीडियो में ही सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे। तो जो आज्ञा जी थे उनका पूरा नाम क्या, यह पूछा जा रहा है। सच्चिदानंद आज्ञा, वात्स्यायन आज्ञा, हीरानंद आज्ञा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आज्ञा का पूरा नाम है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। तभी तो क्वेश्चन में आता था कि आज्ञा सिर्फ पूरा नहीं दिया जाता था, सिर्फ इतना ही लिखा रहता था कि आज्ञा का जन्म कब हुआ था। तो आज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, तो आज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ, 1909 में, 1911 में, या फिर 1912 ईस्वी में। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। संधि के भेद हैं, मतलब संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या फिर 7 भेद। तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। गुणवान शब्द में प्रत्यय है आन, न, गुण या फिर वान। तो हमने बताया था कि प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में रहता है, और उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में रहता है। तो गुणवान में आप देखिए क्या लगा हुआ है, गुण जोड़ वान, गुण जोड़ वान। तो वान किस में लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणवान शब्द में क्या प्रत्यय है, तो गुणवान शब्द में वान प्रत्यय है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, जो बिस्मिल्लाह से उनका संबंध किससे है, बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, फिर शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध था शहनाई से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। विष के दांत पाठ की विधा, यह जो विष के दांत है यह पाठ कैसी विधा है, निबंध है, एक व्यक्ति चित्र, एक कविता या फिर एक कहानी है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विष के दांत पाठ क्या है, तो विष के दांत पाठ एक कहानी है। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, इसमें सुंदर, थोड़ा सा, चार या फिर पुराना। तो यह जो पुराना है यह तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सुंदर है यह भी गुणवाचक हो जाएगा, चार यह संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक मतलब अधिक है, कम है, वजन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, वजन से रिलेटेड शब्द रहे, वही परिमाणवाचक होता है। जैसे कि थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम, तो परिमाणवाचक विशेषण इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़ा सा। बाढ़ की समस्या, खालिस्तान कहानी के केंद्र में, माँ, ढाते, विश्वस नगर या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो हमने आपको हिंदी पढ़ने कहा कि पांचों पार्ट अच्छे से पढ़ाए थे। अगर आपने उन पार्ट के वीडियो को नहीं देखा तो आप स्पीडली उन पार्ट को पढ़ भी सकते हैं कि, और हमने आपको सभी पार्ट में बताया था कि किसमें क्या हुआ था, किसमें क्या नहीं हुआ था, उसकी व्याख्या करते हुए आपको चले थे। तो जो बाढ़ की समस्या हुई थी वह किस कहानी के केंद्र में हुई थी, तो लक्ष्मी वाले कहानी के केंद्र में हुई थी। लक्ष्मी कहानी किस, लक्ष्मी जो थी वह किस कहानी की पात्रिका थी, तो ढाते विश्वास की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढाते विश्वास। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हुआ, विद्या जोड़ अल्य, विद्या जोड़ आल्य, विद्या जोड़ लय या फिर विद्या जोड़ लय। तो हमने बताया था कि संधि विच्छेद उससे संधि विच्छेद तब होता है जब उसका उन दोनों शब्दों से होता है जब दोनों शब्दों का अपना अपना एक अर्थ होता है। तो विद्या जोड़ आल्य मतलब विद्या मतलब पढ़ाई का और विद्या मतलब घर, तो पढ़ाई का घर से ही विद्यालय बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आल्य। हिंदी लिखी जाती है, जो हिंदी है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, खरोष्टी में, गुजराती में या फिर ब्राह्मी लिपि में। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। और यह बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी किस में लिखी जाती है, तो हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक भारत माता कविता है तो उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, तो उसमें भारत का वैसा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है जैसा कि भारत का वास्तव चित्र है, मतलब कि भारत का यथा तथ्य चित्र का प्रस्तुत किया गया है
भारत माता कविता में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यथा तथ्य। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय असीमता की दृष्टि से जो इतिहास का प्रवाह है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि उससे हम लोगों को कार्यकुशलता मिलती है, और कार्यकुशलता के लिए ही आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? तो सबसे पहले तो आपको यह याद रहना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो ये जो पाठ है उनके किस भाषण का एक संपादित अंश है? द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर हु आर शूद्राज। तो उन्होंने एक भाषण दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसी का ही एक संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का एक संपादित अंश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंक्ति है विष के दांत पाठ का। विष के दांत हमारे हिंदी वर्णी का, हिंदी गोधुली भाग 2 का दूसरा पाठ है विष के दांत, और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो यह जो पंक्ति है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, फिर सोफर ने। तो धर्मपत्नी का तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, तो इस पंक्ति को कहा था सेन साहब ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में, नीति कक्षा के अध्ययन क्षेत्र में, भाषा विज्ञान, या फिर दैवत विज्ञान। तो यह जो नीति कक्षा है, इसी नीति कक्षा के अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति कक्षा में। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चे गलत आंसर करेक्टर के आ जाते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम क्या था? नंजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा, संगम्मा, या फिर रंगम्मा। तो मगम्मा की बहू का जो सही नाम था वह मंजम्मा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नगर, या फिर के ए विश्वास। तो ढाते विश्वास जो एक अनुदित कहानी है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा एक अनुदित कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। माँ कहानी लेखक द्वारा रचित है, मतलब माँ कहानी जो है किस लेखक ने किस लेखक के द्वारा यह रचित कहानी है? माँ। श्रीनिवास सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकर, या फिर सुजाता। तो माँ कहानी जो है मंगू से वाला कहानी यह ईश्वर पेटलीकर ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित माँ कहानी है। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? 2, 3, 4 या फिर 5। तो अगर मंगू के अलावा पूछे जाए तो 3 होगा, और मंगू को लेकर पूछा जाए तो 4 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी, 2 बहन और 2 भाई। मंगू सबसे छोटी बहन थी और उसकी बड़ी बहन का नाम कम्मू था, और उसके 2 भाई भी थे जो कि मार्केट में काम करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, तमिल, गुजराती, या फिर कन्नड़। तो पूछा यह जा रहा है कि नगर कहानी किस लैंग्वेज में बनी थी? तो नगर कहानी एक तमिल भाषा में बनी हुई कहानी है, और इसको हिंदी भाषा में अनुदित करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में इसको अनुदित किया गया है, लेकिन यह सबसे पहले तमिल भाषा की कहानी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल। पापयाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर 14 वर्ष। लगता है आज क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप वीडियो में बने हुए रहिए। सभी क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करते हुए चलिए, सभी क्वेश्चन को हम आपको फास्टली पढ़ाते हुए चलते हैं। तो जो पापाती थी उसकी उम्र क्या थी? तो जो पापाती की जो माता थी वल्यमान, वह कह रही थी हॉस्पिटल में कि इसकी उम्र लगभग 13 वर्ष होने वाली है, मतलब कि वह वर्तमान में 12 वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पापाती की उम्र क्या थी? तो पापयाती की उम्र 12 वर्ष थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नगर, सांवरदैया, के ए जमुना, या फिर राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो धरती कब तक घूमेगी के जो लेखक है वे सांवरदैया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी लेखक के द्वारा अनुदित है, तो सांवरदैया के द्वारा अनुदित कहानी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राममोहन लोहिया, या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इससे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमने आपको बताया भी था। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। एक व्यक्ति हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा से, ग्राम्य से, इन दिनों से, फिर चिंता से। तो एक काव्य संग्रह इन दिनों से, इसी से यह संकलित कविता एक वृक्ष की हत्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन दिनों से।
गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? कई शिशु पैदा हुए थे, दंगे आगजनी और बमबारी हुई थी, धमाके से देवी जागरण हुआ था, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण। सृष्टि की विकास थमा का प्रथम अक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न, विफलता पर छल, क्या या फिर सफलता के लिए उत्साह? तो सृष्टि की विकास थमा का जो प्रथम अक्षर है वह क्या है? तो वह विफलता पर छल के आंसू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विफलता पर छल के आंसू। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? जीवानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल या फिर कुंवर नारायण? तो लौट कर आऊंगा फिर यह जो कविता है यह भावांतरित की गई है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता प्रयाग शुक्ल कवि के द्वारा भावांतरित की गई है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी या फिर फ्रांसीसी? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आपको बेस समझाते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो कवि है इसके कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के, और हमने आपको बताया था कि रेनर मारिया रिल्के एक जर्मन भाषा के कवि हैं। तो यह कवि किस भाषा से अनुदित होगी? तो जर्मन से होगी। मतलब कि रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ही मेरे बिना तुम प्रभु कहानी को कविता को लिखा था, लेकिन इसको फिर हिंदी में अनुवादित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। दही वाली मंगामा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? श्रीनिवास सातपुड़े, लाल गोपालचारी या फिर महात्मा गांधी? तो दही वाली मंगामा कहानी के जो लेखक है वे श्रीनिवास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दही वाली मंगामा किस कहानी के द्वारा लेखक रचित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, श्रीनिवास के द्वारा रचित कहानी है। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स से लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना, और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है, और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद हुए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा, और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिराव फुले की, राजगोपालचारी की या फिर महात्मा गांधी की? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह भीमराव अम्बेडकर की रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय संविधान के निर्माण में। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यह सभ्य नहीं सभ्य होना चाहिए था कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या फिर दूध पानी? तो सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है श्रम विभाजन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन इस सभ्य समाज की आवश्यकता है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो हमने आपको उस उक्ति वाले उस कथन वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए, क्या होगा? अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन मिश्र शर्मा या फिर यतीन्द्र मिश्र? तो विष के दांत कहानी के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? मदन, गिरधर, कासू या फिर आलो? यहाँ कासू होना चाहिए था, कास नहीं। तो जो खोखा था वह सेन साहब का पुत्र था और उसका दूसरा नाम कासू था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। मदन किसका पुत्र था? जो मदन था वह किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या फिर सिंह साहब का? तो जो मदन था वह गिरधर लाल का पुत्र था। और गिरधर लाल कौन था? तो वह सेन साहब के यहाँ एक कलर का जॉब करता था, सेन साहब के यहाँ एक किरानी था। तो मदन किसका पुत्र हो जाएगा? तो गिरधर का होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिरधर लाल का। परवल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो जो परवल है यह एक कौन सी संज्ञा है? तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक। क्रूरता कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो जब किसी के द्रव्य के होने का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। जब गुण किसी वाक्य से, किसी शब्द से गुण दोष भाव का प्रकट हो तो उसे भाववाचक कहा जाता है। समूहवाचक, जो झुंड का पता चले तो समूह, जब पूरे जाति का बोध हो तो जातिवाचक। तो क्रूरता, क्रूरता मतलब अपना क्रोध को वह प्रकट कर रहा है, मतलब अपना भाव दिखा रहा है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रूरता कौन सी संज्ञा? तो क्रूरता एक भाववाचक संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है? यह जो तोषक यह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक? तो तोषक भी एक जातिवाचक ही संज्ञा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि यह पूरे जाति का बोध कराती है।
झुंड कौन सी संज्ञा है? इसका जल्दी से आप आंसर दीजिए। जब हमने बता दिया सभी संज्ञा के बारे में तो आप 100% इसका सही आंसर बताइएगा कि झुंड कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक मतलब झुंड का बोध करा रहा है समूहवाचक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा है झुंड शब्द। गंगा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो गंगा जब किसी खास, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी विशेष वस्तु का नाम जो किसी खास नाम से लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जमशेदपुर में कौन सी संज्ञा है? यह भी एक खास स्थान का नाम लिया जा रहा है जमशेदपुर, तो यह कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक फिर द्रव्यवाचक। तो जमशेदपुर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव तो जिस शब्द के आगे यथा बेभर प्रति लगा रहता है, हमने आपको बताया था वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराधीन में कौन सा समास है? नंग समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। पराधीन मतलब किसी के अधीन, तो यह एक तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में तत्पुरुष समास है। पतझर में कौन सा समास है? नंग, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो पतझर में भी तत्पुरुष समास ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय या फिर तत्पुरुष। तो जिसके बीच में हाइफन जो लगा रहता है यह हमेशा तत्पुरुष समास का उदाहरण रहता है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। सभी के सभी लगता है तत्पुरुष समास का उदाहरण वाला इसमें दे दिया गया शब्द। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको अच्छे से पता है कि काल के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूत काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 5। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? देखिए इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में आपको बता दिया, इसका जल्दी से आंसर टाइप कीजिए कि भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो भविष्यत काल के कुल 3 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भेद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, चाय, कीमत या फिर पलंग। तो यह जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह पलंग होगा। ये सभी के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो पलंग एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है? तो इससे पहले तो आपने पढ़ा तद्भव, तद्भव था पलंग। तो इस प्रकार इसमें पूछा जाता है तत्सम कौन सा है? कटोरा, कर्पूरा, कबूतर या फिर कोयल। तो कोयल, कबूतर, कटोरा ये सभी तद्भव है, लेकिन जो कर्पूरा है यह एक तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो कर्पूरा एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आज अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गए थे। रिपीटेड इसलिए थे क्योंकि वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, डेली रात 8 बजे क्विज देते हैं, तो आपकी याद किए क्वेश्चन आपको रिविजन हो जाएंगे। और जो आपने क्वेश्चन याद नहीं किया वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके क्विज दें। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 8वां क्लास था। इसके बाद इसका 8 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स करना है, इंग्लिश क्रैश कोर्स, संस्कृत क्रैश कोर्स, सोशल साइंस क्रैश कोर्स, साइंस क्रैश कोर्स, तो आप उनके भी प्लेलिस्ट पेज में जाकर उनके भी सभी वीडियोस को जरूर देखें। उनमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.